मेरे प्यारे बच्चों, आई एम रवि कुमार एंड फैकल्टी इन इंग्लिश फ्रॉम अभिनव क्लासेस महाराजगंज। मेरे बच्चों, आप सभी की डिमांड को मैं आज पूरा करूंगा। हम लोग मॉडल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने पिछली वीडियो में आप सबके सामने मॉडल्स के बारे में मैं डिस्कस किया हुआ था, उसके बेसिक पॉइंट को लेकर। मेरे दोस्तों, आप सभी के लिए मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट यह है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और बेल आइकन की जो घंटी है उसको ज़रूर आप इम्प्रेस करें, ताकि मेरे जितने भी अपलोडेड वीडियो हैं वो सारे वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो आइए, समय को डिले ना करते हुए हम लोग आज मॉडल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कैन। इसका मतलब यह है कि कैन का प्रयोग, कैन का एप्लीकेशन किस तरीके से होता है। यदि हम कैन की बातें करते हैं तो इसका मतलब है सकता है, और इसी का मतलब है शक्ति है, और इसी का मतलब होता है शक्ति है। लेकिन सवाल अब यह है कि कैन की प्रयोग की यदि बातें करें तो कैन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो जहाँ तक कैन की प्रयोग की यदि आप बातें करते हैं तो उसकी पहली पॉइंट की अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पावर। सेकेंड पॉइंट की यदि बात करें तो दोस्तों ये है आपका एबिलिटी, और थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये है आपकी कैपेसिटी। किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि महाशय ज़रा आप मुझे बताइए कि कैन का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं। तो कैन की जहाँ तक आप बातें करते हैं, पावर को दिखाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं, एबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं, और कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। सवाल अब यह है कि पावर को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसे हम कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई कैन डू दिस वर्क। एक बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है। इसमें ग्रामर फंक्शन की यदि बातें की जाए तो इसका नाम हमने रखा है सब्जेक्ट, और ये है मॉडल्स, ये V1 है, और इस पार्ट का नाम जो है वह आपका ऑब्जेक्ट है। मेरे दोस्तों, इस सेंटेंस की जब एनालिसिस करते हैं, जब हम विश्लेषण करते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि यह सेंटेंस पावर को दिखा रहा है। यदि हम पावर की बातें करें तो पावर का मतलब होता है कि यह आपकी शक्ति को दिखा रहा है। मैंने दूसरा पॉइंट लिखा कि कैन जो है आपकी एबिलिटी को दिखाता है। यदि एबिलिटी की बातें करें तो यह आपकी योग्यता को दिखाता है। लेकिन दरअसल बात ऐसा है कि हम लोग योग्यता को किस तरीके से समझ सकते हैं, हम लोग एबिलिटी को किस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसे भी समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे एबिलिटी की बातें करें, मैंने एक बड़ा प्यारा सा सेंटेंस लिखा कि राम कैन पास, और यहाँ हमने लिखा दिस, और यहाँ हमने लिखा एग्ज़ाम। इसकी ग्रामर एप्लीकेशन की यदि आप बातें करते हैं तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये मॉडल से ये V1 है, और इस पार्ट का नाम ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस की यदि विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि राम किसी व्यक्ति का नाम है, वह एग्ज़ाम को पास कर सकता है। दरअसल बात ऐसा है कि आप किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपके पास एक निश्चित योग्यता का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास योग्यता होगी तो आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। यदि आपके पास योग्यता नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो दूसरा सेंटेंस है, इस दूसरे सेंटेंस ने आपको यह बता दिया कि मैं एबिलिटी हूँ और एबिलिटी के बारे में मैं बता रहा हूँ।
तीसरे पॉइंट की यदि हम लोग बातें करें तो इसका तीसरा जो पॉइंट है वह कैपेसिटी है। लेकिन सवाल यह है कि कैपेसिटी को हम किस तरीके से समझेंगे। तो यदि कैपेसिटी की यदि हम लोग बात करें तो इसको भी एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि राम कैन रीच ऑन द टॉप पार्ट ऑफ द माउंटेन, टॉप पार्ट ऑफ माउंटेन। इसकी यदि ग्रामर एनालिसिस यदि आप करते हैं तो इसका नाम आपका सब्जेक्ट है और इसको हम लोग मॉडल्स कहते हैं, ये V1 है और इस पार्ट का नाम ऑब्जेक्ट या आप अदर वर्ड के नाम से जान सकते हैं। इसको दरअसल हमें समझने की ज़रूरत कि यदि माउंटेन पर अगर आप जाइएगा, पर्वत पर अगर आप जाइएगा तो आप वहाँ तभी पहुँच सकते हैं जबकि आपके पास कैपेसिटी होगी, आपके पास क्षमता होगी। यदि आपके पास कैपेसिटी नहीं होगी तो आप माउंटेन पर चढ़ नहीं सकते हैं, वहाँ पहुँच नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा जो सेंटेंस है, इस तीसरे सेंटेंस ने आपको यह बता दिया कि दरअसल जनाब आप देखिए कि यह जो है यह आपका कैपेसिटी है। इसलिए हमने आपको कहा कि यदि कोई जनाब अगर आपसे पूछते हैं कि कैन का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं तो यू हैव टू से लाइक दिस, आपको बताना है कि पावर को दिखाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं, एबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं और कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो रहा होगा। इसकी सेकेंड यूजेस की यदि आप बात करें कि इसका सेकेंड यूजेस क्या है तो उसको हम लोग अगर दूसरे पॉइंट की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका सेकेंड पॉइंट आपका क्या है कि कैन का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों यदि आप नेचर की बात करते हैं तो नेचर का मतलब होता है स्वभाव, उसको दिखाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा दरअसल यह है कि हम किस तरीके से नेचर को हम लोग समझ सकते हैं। यदि हम नेचर की बातें करें तो इसे भी समझने के लिए हम लोग एक सेंटेंस की सहारा लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एन ऑनेस्ट मैन कैनॉट डिसीव अस। बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है और हम इसकी ग्रामेटिकल एनालिसिस की यदि बातें करें तो एन ऑनेस्ट मैन जो है आपका सब्जेक्ट है, डिसीव जो है V1 है और इस पार्ट का नाम जो है ऑब्जेक्ट है। इसको आप मॉडल्स रखेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस की जब एनालिसिस करते हैं, जब विश्लेषण करते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि एक ईमानदार आदमी का जो नेचर है, जो स्वभाव होता है, वह हमें कभी भी डिसीव नहीं कर सकता। डिसीव का मतलब धोखा नहीं दे सकता। जनरली परसेप्शन यह है कि कभी भी ईमानदार आदमी किसी भी इंसान को धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए यदि कोई पूछेगा कि ये सेंटेंस क्या है तो इस सेंटेंस ने आपको नेचर के बारे में बता दिया। सेकेंड बात अगर करें इसी में तो हैबिट को दिखाने के लिए अगर हम लोग हैबिट की बातें करें तो आदत को दिखाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम हैबिट को किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो हैबिट को समझने के लिए हम लोग एक प्यारा सा सेंटेंस लेते हैं और उस सेंटेंस के माध्यम से हम लोग हैबिट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस। इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करें। इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ये मॉडल्स है और मॉडल्स के बाद V1 है और इस पार्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट। इस दूसरे सेंटेंस ने आपको हैबिट के बारे में बता दिया। हैबिट की यदि हम बातें करें तो आदत के बारे में बता दिया, क्योंकि डिसीटफुल जो पर्सन होता है वह हमेशा धोखा देने का काम करता है। उसके आदत में शामिल होती है वो चीज़ें
जिसके माध्यम से वह एक दूसरे को धोखा देने का कार्य करता है। तो मेरे दोस्तों, अगर सेकंड पॉइंट के बारे में यदि कोई आपसे पूछे कि कैन का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं, तो नेचर को दिखाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं और हैबिट को दिखाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। आइए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक को आगे हम बढ़ाते हैं। आगे यदि तीसरे यूजेस की यदि हम लोग बात करें कि कैन का तीसरा यूज हम कहाँ कर सकते हैं, तो इसको समझने की आवश्यकता है। अगर हम बोले पॉसिबिलिटी की यदि आप बातें करें, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो संभावना को दिखाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। यदि पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, और संभावना को दिखाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब मुद्दा यह है कि हम संभावना को किस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसको भी समझने के लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल को लेते हैं और उस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम लोग इस पॉसिबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक बड़ा प्यारा सा शब्द लिखा इट कैन, और मैंने लिखा रैन टुडे। इसमें ग्रामेटिकल एनालिसिस की बात करें तो ये सब्जेक्ट है और इसका नाम मॉडल्स है, ये B1 है, और इस पार्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट है। आज बारिश हो सकती है। तो कैन की यदि बातें करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 60% पॉसिबिलिटी को बताता है। आज बारिश हो सकती है, इसका मतलब यह हुआ कि 60% संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। दूसरे सेंटेंस की यदि हम बातें करें, यदि हमने लिखा कि ही कैन बी और डॉक्टर, इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करें। यह पार्ट आपका सब्जेक्ट है और इसको हम मॉडल्स कहते हैं। यहाँ ये B1 है और इस पार्ट का नाम ऑब्जेक्ट, या आप अदर वर्ड कह सकते हैं। इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करें कि यह सेंटेंस भी आपकी पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि यह संभावना को दिखा रहा। लेकिन किसी ने आपसे पूछा कि यह कितना % संभावना को दिखा रहा है, तो इसका जवाब होगा द रिप्लाई इज़ दैट इट इज़ शोइंग 60% पॉसिबिलिटी, मतलब ये 60% पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। इसकी नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि कैन का प्रयोग हम और कहाँ कर सकते हैं, तो परमिशन के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। और यदि परमिशन की बातें हम करें तो परमिशन को 3 हिस्सों में बांटकर हम उसको स्टडी करते हैं। अब कहेंगे कि 3 हिस्सा क्या क्या हो सकता है। तो यदि पहले पार्ट की यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक का नाम जो है फॉर्मल परमिशन है, दैट इज़ नॉन एज फॉर्मल परमिशन। यदि सेकंड की बात करें तो उसका नाम इनफॉर्मल परमिशन है। और यदि तीसरे की बातें करें तो उसका नाम पोलाइट परमिशन है, डेट इज़ नॉन एज पोलाइट परमिशन। यहाँ आप समझने वाली बात यह है कि यदि फॉर्मल परमिशन की अगर बात होगी, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट फॉर्मल परमिशन, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर याद रखें, में सब्जेक्ट MV1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और फाइनली इफ़ या एनी का प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन मार्क। यदि इनफॉर्मल परमिशन की यदि बातें होगी तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर याद रखें, कैन सब्जेक्ट MV1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और फाइनली यदि बातें करें तो इफ़ या एनी और फाइनली आपका क्वेश्चन मार्क्स होता है। इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट पोलाइट परमिशन, यदि आप पोलाइट परमिशन के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर है कोट, या आप कह सकते हैं ओट, सब्जेक्ट प्लस MV1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड
और फाइनली जो होता है आपका इफ़ या एनी, और फाइनली आपका क्वेश्चन मार्क्स होता है। तो यहाँ हमें समझने वाली बात यह है कि परमिशन आपका 3 तरीके का परमिशन है। द फर्स्ट दैट इज़ नॉन एज फॉर्मल परमिशन, एंड द सेकेंड दैट इज़ नॉन एज इनफॉर्मल परमिशन, और फाइनली द लास्ट इज़ नॉन एज पोलाइट परमिशन। अगर किसी ने कहा कि फॉर्मल परमिशन में क्या स्ट्रक्चर याद रखना है, तो मे प्लस सब्जेक्ट MV1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, एंड इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट इनफॉर्मल परमिशन, बट इन द इनफॉर्मल परमिशन वी हैव टू मग अप कैन सब्जेक्ट MV1 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। And if you want to talk about polite permission, but in the polite permission we have to mug up, हमें स्ट्रक्चर ये याद रखना है, we mug up this structure could, would, subject MV1 object और finally other word या if या any। किसी बच्चे ने हमसे पूछा कि what do you mean by formal permission, या आपसे यदि कोई पूछता है कि फॉर्मल परमिशन के क्या मतलब है, तो फॉर्मल परमिशन यदि आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको फॉर्मल परमिशन के तहत ही आपको इंटरव्यू देने की परमिशन दी जाती है। एक दरवाज़ा लगा हुआ रहता है और उस दरवाजे को आप नॉक करते हैं और उसी दरवाजे के अंदर कुछ इंटरव्यूअर सिटिंग आउट होते हैं, बैठे होते हैं। तो वहाँ पर आप जो है कहते हैं मे आई कम इन सर, तो उसको हम लोग फॉर्मल परमिशन कहते हैं। दूसरे की यदि बातें की जाए तो अगर क्लास में आते हैं आप पढ़ने के लिए, तो वैसी परिस्थिति में आपको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग दैट इज़ नॉन एज फॉर्मल परमिशन, उसको हम लोग फॉर्मल परमिशन के नाम से जानते हैं। यदि हम इनफॉर्मल परमिशन की बातें करें कि व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल परमिशन, तो इनफॉर्मल परमिशन में हमें अपने अगर रिलेटिव से परमिशन लेना हो या अपने भाई से परमिशन लेना हो या जो भी हैं अपने जो रिलेटिव्स के अंतर्गत आते हैं उनसे यदि आप परमिशन लेना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू टेक परमिशन फ्रॉम देम, तो उसको हम लोग दैट इज़ नॉन एज इनफॉर्मल परमिशन कहते हैं, उसको हम लोग इनफॉर्मल परमिशन कहते हैं। और यदि पोलाइट परमिशन की यदि आप बातें करते हैं कि आपका पोलाइट परमिशन क्या हो सकता है, तो पोलाइट परमिशन में आपको बड़ी नम्रता के साथ अपनी बातों को रखनी पड़ती है। यदि पिताजी से आपको 300 रुपये की आवश्यकता है, तो वैसी परिस्थिति में आप ऐसा ना कहोगे कि पिताजी मुझे 300 रुपया दो ना, ये आपको गलत माना जाएगा। क्योंकि अगर पिताजी से आपको 300 रुपये की ज़रूरत है तो बड़ी पोलाइटनेस तरीके से आपको पिताजी से कहना होगा कि पिताजी मुझे 300 रुपये की आवश्यकता है, मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है। तो पोलाइट परमिशन की यदि बात करते हैं, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट पोलाइट परमिशन बट वी ओनली मग अप दैट दिस स्ट्रक्चर एंड विच इज़ गिवन एट योर बोर्ड, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि फॉर्मल परमिशन के लिए इस स्ट्रक्चर को आप याद रखें और इनफॉर्मल परमिशन के लिए आप इस स्ट्रक्चर को याद रखें। और यदि आप पोलाइट परमिशन की यदि आप बातें करते हैं तो उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर को याद रखें। लेकिन यहाँ हमें अब समझना है एक सेंटेंस के माध्यम से। दरअसल आपकी यदि सेंटेंस की हम बातें करें तो उसको हमें समझने की आवश्यकता है, उसको आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि फॉर द फॉर्मल परमिशन यू मग अप दिस स्ट्रक्चर मीन्स, इसे एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, और यहाँ हमने लिखा सर। तो ये फॉर्मल परमिशन है और यह जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस आपके फॉर्मल परमिशन को बताता है। ग्रामर एनालिसिस की बातें करें तो सब्जेक्ट है, ये MV1 है और इस पार्ट का नाम ऑब्जेक्ट। और फॉर्मल परमिशन की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि फॉर्मल परमिशन में हम लोग मे का प्रयोग कर सकते हैं। यदि इनफॉर्मल परमिशन की यदि आप बातें करते हैं तो इनफॉर्मल परमिशन का रूल है कि कैन आई कम इन। अब इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करें, ये सब्जेक्ट है
ये MV1 है और इस पार्ट का नाम आपका ऑब्जेक्ट। इनफॉर्मल परमिशन में कभी भी मैडम या सर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए दूसरे सेंटेंस में हमने सर का प्रयोग नहीं किया, ये गलत माना, और मैंने इसी दूसरे सेंटेंस में मैडम शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि इनफॉर्मल परमिशन में ना तो हम सर का प्रयोग कर सकते हैं और न ही इनफॉर्मल परमिशन में हम लोग मैडम का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरे एग्जाम्पल की यदि आप बातें करते हैं तो आपका तीसरा एग्जाम्पल इस तरीके से है, कुड यू, और यहाँ मैं लिखूँ लैंड में ₹300 ओनली। इसमें यदि आप लिखना चाहें प्लीज़ तो आप प्लीज़ लिख सकते हैं। इस पार्ट का नाम सब्जेक्ट है, इसका नाम हमने MV1 रखा और इस पार्ट का नाम हमने ऑब्जेक्ट रखा। इसको दरअसल हमें समझने की बखूबी आवश्यकता है। यदि कहें कि कुड यू लैंड मी ₹300 ओनली प्लीज़, इसका मतलब यह हुआ कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखा रहा है, और मैंने आपसे कहा कि पोलाइट रिक्वेस्ट को यदि दिखाना हो तो उसमें आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें आप कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब दरअसल आप हमसे पूछेंगे कि रवि सर आप बताइए ज़रा, यहाँ तो कुड का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके स्थान पर यदि हम वुड का प्रयोग करें तो क्या ये सेंटेंस गलत होगा या सही होगा? यदि इसके स्थान पे यदि आप एट द प्लेस ऑफ इट वुड का भी प्रयोग करेंगे तो यह जो सेंटेंस है यह आपका सही माना जाएगा। तो मन करे तो आप वुड का प्रयोग करें, आप मन करे तो आप कुड का प्रयोग करें। ये सब्जेक्ट है, ये MV1 है और इस पार्ट का नाम ऑब्जेक्ट या क्या है, अदर वर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पोलाइट परमिशन के लिए आप कुड का प्रयोग यदि आप करना चाहते हैं तो आप कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आप वुड का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप वैसी परिस्थिति में आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, और लेकिन मैं जाते जाते आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें ताकि मुझे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती रहे, ताकि हम जो है आप सबके सामने एक एक टॉपिक को जो है क्लैरिटी के साथ में आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट करते हुए चलूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट जो है ज़रूर लिखें। आई एम वेटिंग एंड फॉर द ऑल कमेंट्स this time. So my dear friends, right now I am going to pause this video because I am very delay right now. So thank you very much. Manu.